नमस्कार। वीडियो लेक्चर की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे नेपोलियन बोनापार्ट के पतन के बारे में कि नेपोलियन बोनापार्ट के पतन के क्या कारण थे। उत्थान और पतन प्रकृति का शाश्वत नियम है। प्रत्येक उत्थान का पतन निश्चित है, किंतु जिस प्रकार सूर्य प्रगति की ओर अग्रसर होता हुआ मध्याह्न में क्षितिज पर पहुंचकर प्रचंड रूप धारण कर लेता और फिर धीरे धीरे सायंकाल को विलीन हो जाता है, तो नेपोलियन का उत्थान और पतन भी इसका अपवाद नहीं था। नेपोलियन एक असाधारण विजेता, योग्य सेना नायक, कुशल प्रबंधकर्ता और महान साम्राज्य निर्माता था। उसने फ्रांस की प्रभुता स्थापित करने के लिए अनवरत अनेक युद्ध किए, जिसके परिणाम स्वरूप 1807 में उसकी शक्ति और गौरव और साम्राज्य पराकाष्ठा पर जा पहुंचे। लेकिन 1807 के पश्चात वो अपने फैलाए हुए जाल में ही उलझता चला गया। 1807-1808 में नेपोलियन का स्पेन और पुर्तगाल के साथ युद्ध आरंभ हुआ, जिसमें उसके सम्मान शक्ति को भारी ठेस पहुंची। उसके बाद 1812 में उसने रूस पर आक्रमण किया। इससे भी नेपोलियन को भारी हानि उठानी पड़ी और अंत में वाटरलू के युद्ध में उसकी अंतिम पराजय हुई। तो नेपोलियन की शक्ति के पतन के लिए बहुत सारे कारण उत्तरदायी थे। तो इसमें हम सबसे पहले चर्चा करेंगे नेपोलियन की महत्वाकांक्षा के बारे में। नेपोलियन बहुत अधिक महत्वाकांक्षी था। वो समूचे यूरोप को अपने अधिकार में करना चाहता था और इसके लिए उसने लगभग 40 युद्ध लड़े और अधिकांश में उसे सफलता भी मिली। और इन्हीं सफलताओं में उसके सेना नायकों का भी विशेष योगदान रहा। लेकिन वो सारी सफलता का श्रेय कौन स्वयं लेना चाहता था, स्वयं लेने का प्रयास करता था, जिससे उसके जो विश्वस्त सेना नायक जो थे वो भी उससे रुष्ट रहने लगे और धीरे धीरे वो उससे विमुख होते चले गए। दूसरा कारण है शारीरिक शक्तियों का कमज़ोर पड़ना। निसंदेह नेपोलियन जो था वो बहुत शूरवीर था। अनेक युद्धों में उसने असाधारण सैनिक योग्यता का प्रदर्शन किया था, परंतु वह ढलती उम्र के कारण अधिक मोटा और विलासप्रिय हो गया था। परिणाम स्वरूप दिन प्रतिदिन उसकी शक्ति कम होती जा रही थी और ऑस्ट्रिया की राजकुमारी के साथ विवाह करने के बाद वो प्रशासनिक कार्यों के प्रति भी उदासीन रहने लगा। जो दिन रात काम करने वाला नेपोलियन अपने मंत्रियों और सलाहकारों के साथ घंटों मंत्रणा करता था, वो अब प्रशासनिक कार्यों के लिए कुछ घंटे भी नहीं दे पा रहा था और इसीलिए ये जो कारण है वो भी उसके पतन में सहायक बना। इसके बाद है चारित्रिक दुर्बलताएं। नेपोलियन में बहुत सारी चारित्रिक कमजोरियां थी। वो क्रोधी था, हठी स्वभाव का था, बहुत जल्दी क्रोध में आ जाता था। इसी कारण विजित देश भी कभी उस उदार व्यवहार उसने नहीं किया और शत्रुओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। वह स्वयं के अतिरिक्त किसी की भी उन्नति देखने के लिए उत्सुक नहीं था, तो उसका पतन तो स्वाभाविक ही था और वाटरलू के मैदान में समय ने उसका साथ छोड़ दिया। इसके बाद भाई भतीजावाद। प्रारंभ में मैंने आपको बताया था कि नेपोलियन ने सरकारी पदों को योग्य व्यक्तियों के लिए खोल दिया था, परंतु जब वो सम्राट बना तो उसके बाद वो भी भाई भतीजावाद के चक्कर में फंस गया। उसने अपने भाई को हॉलैंड का राजा बनाया, दूसरे भाई जेरोम को वेस्टफेलिया का राजा बनाया और तीसरे भाई जोसेफ को स्पेन की गद्दी पर बिठाया। उसने अपने सौतेले पुत्र व्रजेन को उत्तरी इटली का वायसराय नियुक्त किया
अपनी बहनों को भी पर्याप्त मान सम्मान दिलवाया। तो इस प्रकार हम देखें तो जो नेपोलियन है, नेपोलियन ने नए रूप से उसी निरंकुश राजतंत्र और सामंतवाद का निर्माण किया जिसका कि वो विरोधी था। क्रांति ने जिस निरंकुश राजतंत्र और सामंतवाद के विरुद्ध संघर्ष करके उसे उखाड़ फेंका था, इससे जनता का रुष्ट होना स्वाभाविक ही था। और जब लास्ट में जब वाटरलू का युद्ध हुआ तब जनता ने उसका साथ नहीं दिया। इसके बाद है नेपोलियन का अधिनायकवाद, यानी डिक्टेटरशिप नेपोलियन की, और उसमें जनप्रतिनिधित्व का अभाव रहा। जैसे जैसे नेपोलियन की स्थिति सुदृढ़ होती चली गई, उसमें निरंकुशता घर करती चली गई, जिसका अंतिम सीढ़ी जो थी वो थी अधिनायकवाद। निरंकुशता से जनता में भय और आतंक तो उत्पन्न किया जा सकता है, किंतु निष्ठा और समर्थन प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो फ्रांस के बाहर उसने मनमाने ढंग से पुराने राजवंशों राज्यों का विघटन किया, नए राज्यों का निर्माण किया। फ्रांस के अंदर तो उसने स्थानीय शासन संस्थाओं को निर्वाचन पद्धति को समाप्त कर दिया, निर्वाचित अधिकारियों के स्थान पर विश्वस्त अधिकारियों को नियुक्त किया जो केवल उसी के प्रति उत्तरदायी होते थे। फ्रांस की जनता को ये बात खटकने लगी क्योंकि वास्तव में उनकी शासन व्यवस्था में जनप्रतिनिधित्व का अभाव था। नेपोलियन ने जनता को केवल सामाजिक समानता प्रदान की, राजनीतिक समानता प्रदान नहीं की। इसलिए लोकमत और स्थानीय स्वशासन के अभाव में उसके साम्राज्य की नींव खोखली होती चली गई। इसके बाद है सैनिक दुर्बलताएं। नेपोलियन का साम्राज्य उसके व्यक्तित्व और उसकी सैनिक शक्ति पर आधारित था। जब तक वो उसके व्यक्तित्व में प्रतिभा विद्यमान रही तो फ्रांसीसी और दूसरे लोग उससे दबे रहे, और जैसे जैसे उसकी शक्ति नष्ट हुई तो साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया। शुरू में नेपोलियन की सेना के सामने एक आदर्श था, वो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के लिए लड़ रही थी। लेकिन जब नेपोलियन ने इन आदर्शों की अवहेलना करनी शुरू कर दी तो उसकी सेना का क्रांतिकारी जोश भी समाप्त हो गया और उनमें निरंकुश शासक की सेना में कोई अंतर नहीं रह गया। तो उसकी जो सेना थी वो राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत थी और दूसरे देशों के लोग भी अपने को निरंकुश शासन से मुक्त करवाने के लिए उसकी सेना की ओर आशा लगाए बैठे रहते थे। किंतु जब नेपोलियन ने अपनी सेनाओं को दूसरे देशों में रखना शुरू कर दिया और अपनी सेना का व्यय भी उनसे वसूल करने लगा तो नेपोलियन के विरुद्ध जो वो देश नेपोलियन के विरुद्ध हो गए। इसी प्रकार नेपोलियन ने दूसरे देशों के निवासियों को भी अपनी सेना की में भर्ती करना शुरू कर दिया था। तो जो सेना थी उसका राष्ट्रीय स्वरूप भी समाप्त हो गया क्योंकि वहाँ के जो निवासी थे वो अपने राष्ट्र के प्रति उत्तरदायी होते थे, ना कि नेपोलियन के प्रति। तो शुरू में जो नेपोलियन को जो सफलताएं मिली उसका कारण नए अस्त्र शस्त्र और उसकी रणनीति थी और धीरे धीरे दूसरे देशों ने भी इन तरीकों को अपनाना शुरू कर दिया। इस प्रकार उसकी सैनिक श्रेष्ठता का अंत हो गया और फिर नेपोलियन ने इतने अधिक युद्ध लड़े कि उसके अधिकांश योग्य और युवा सैनिक वीर गति को प्राप्त हो चुके थे और वाटरलू के मैदान पर जिस सैनिकों के साथ वो अपना भाग्य आजमा रहा था, जिन सैनिकों के साथ वो लड़ रहा था, उनकी औसत आयु केवल 15 और 16 वर्ष की थी और उसकी सैनिक निर्बलता ही अंत में उसके पतन का महत्वपूर्ण कारण सिद्ध हुई। नेक्स्ट है नौसैनिक शक्ति की दुर्बलता। नेपोलियन के पतन का एक प्रमुख कारण फ्रांस की नौसैनिक शक्ति की दुर्बलता थी। उसके स्थल युद्धों में यूरोप के सभी देशों को पराजित करने में सफलता प्राप्त की, परंतु इंग्लैंड को पराजित करने में वो
असफल रहा, क्योंकि इंग्लैंड ही उसका प्रबल शत्रु था, प्रमुख शत्रु था। तो नेपोलियन के विरुद्ध बार बार गुटों का निर्माण करता रहा और गुट में सम्मिलित होने वाले देश को सैनिक साज सामान से मदद करता रहा। और इंग्लैंड की जो नौसैनिक शक्ति है वो विश्व में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, और उस नौसैनिक शक्ति के कारण ही उसको अपनी सुरक्षा का भय नहीं था। नेपोलियन को 2 बार इंग्लैंड के जहाजी बेड़े के हाथों पराजय का मुख देखना पड़ा। तो नौसैनिक शक्ति की दुर्बलता ही फ्रांस में नेपोलियन की असफलता का कारण बनी, क्योंकि महाद्वीपीय व्यवस्था उसने जो लागू की थी वो नौसैनिक शक्ति की दुर्बलता के कारण असफल रही। ये तथ्य ही उसको पतन का एक प्रमुख कारण सिद्ध हुआ। इसके बाद है महाद्वीपीय योजना, उसकी महाद्वीपीय व्यवस्था। नेपोलियन की महाद्वीपीय योजना क्या थी, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि नेपोलियन ने इंग्लैंड को नतमस्तक करने के लिए उसके व्यापार और व्यवसाय को नष्ट करने का निश्चय किया और अपने अधीन देशों को आदेश दिया कि वे अंग्रेजी व्यापार का बहिष्कार करें। परंतु इनसे यूरोप के लोगों को अपार कष्टों का सामना करना पड़ा। इससे न केवल यूरोप के अन्य देशों के लोग वरन फ्रांस के लोग भी नेपोलियन के विरोधी हो गए। और इसी के कारण अब मैं आपको बताती हूँ ये व्यवस्था क्या थी। यूरोप की प्रभुता प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड को पराजित करना आवश्यक था, और इंग्लैंड चारों ओर से समुद्र से घिरा है। तो नेपोलियन ने इंग्लैंड को झुकाने के लिए एक नई नीति का प्रयोग किया, जिसे व्यापार बहिष्कार नीति या महाद्वीपीय प्रणाली कहा जाता है। उसने एक आदेश लागू किया जो बर्लिन आदेश के नाम से प्रसिद्ध है, कि ब्रिटिश द्वीप समूह का व्यापार निषिद्ध कर दिया और यूरोप के सभी बंदरगाह इंग्लैंड के जहाज़ों के लिए बंद कर दिए गए। और इस आदेश का उल्लंघन करके इंग्लैंड से आने वाले जहाज़ों का माल सहित जब्त कर लेने को कहा। क्योंकि इस समय यूरोप के अधिकांश देश नेपोलियन से आतंकित थे, तो उन्होंने नेपोलियन की नीति को मानने का ऑर्डर उन्होंने मान लिया। और उसमें ये कहा गया कि किसी भी देश का जहाज़ यदि इंग्लैंड के बंदरगाह से होकर गुजरेगा तो जब्त कर लिया जाएगा। लेकिन ये जो महाद्वीपीय व्यवस्था है, इसके कारण सभी यूरोपीय देशों का अपने उपनिवेश से संबंध विच्छेद हो गया और माल का आना जाना बंद हो गया। परिणाम स्वरूप चीज़ों के भावों में बहुत अधिक वृद्धि हो गई। तो चोरी छिपे उन्होंने अपना माल मंगाना इंग्लैंड से शुरू कर दिया। तस्करी का काम जोरों से चल पड़ा। तो सभी जितने भी राष्ट्र थे वो सब नेपोलियन के विरुद्ध हो गए, और इस महाद्वीपीय व्यवस्था के कारण नेपोलियन ने अपनी सभी मित्रों को असंतुष्ट कर दिया, और सभी में असंतोष बढ़ने लगा, और इससे नेपोलियन के पतन की कामना सभी लोग करने लगे। इसके बाद है पोप से शत्रुता। जब पोप ने महाद्वीपीय व्यवस्था का पालन करने से इनकार कर दिया तो नेपोलियन ने पोप का राज्य छीन लिया और पोप को वेटिकन सिटी में बंदी बनाकर रखा। प्रत्युत्तर में पोप ने नेपोलियन को भी ईसाई समाज से बहिष्कृत कर दिया और समस्त जो ईसाई थे निष्ठावान उनके विरुद्ध नेपोलियन के विरुद्ध धर्म युद्ध करने की अपील की। परिणाम स्वरूप यूरोप का जो कैथोलिक समाज था नेपोलियन का शत्रु बन गया। इसके बाद स्पेन का राष्ट्रीय आंदोलन। स्पेन का राजा नेपोलियन का घनिष्ठ मित्र था और उसने नेपोलियन को जन धन और सामग्री से भरपूर सहायता भी दी थी। परंतु जब साम्राज्य लोलुप नेपोलियन ने उसे सिंहासन से उतारकर अपने भाई जोसेफ को
स्पेन का राजा बनाया तो स्पेन की जनता उसके विरुद्ध उठ खड़ी हुई और स्पेन के राष्ट्रीय आंदोलन ने इंग्लैंड को यूरोप की धरती पर पैर टिकाने का अवसर प्रदान कर दिया और स्पेन का राष्ट्रीय आंदोलन उसके लिए एक नासूर सिद्ध हुआ। और इसी प्रकार पर्शिया और पुर्तगाल में भी नेपोलियन के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन उठ खड़े हुए और ये आंदोलन भी उसके पतन में भागीदार सिद्ध हुए। इसके बाद है इसका मास्को अभियान। विश्व विजेता बनने की महत्वाकांक्षा ने नेपोलियन को रूस पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। यद्यपि उसको रूस में आने वाली प्राकृतिक कठिनाइयों का पूर्वाभास था, परंतु फिर भी उसने अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए रूस पर आक्रमण किया। 1812 में वो 6 लाख सेना के साथ रूस पर आक्रमण करने के लिए गया, परंतु इस अभियान में उसके 5,80,000 सैनिक मारे गए। वो केवल 20,000 सैनिक लेकर वापस फ्रांस पहुंचा। तो नेपोलियन की शक्ति का ये महाविनाश था। यदि मित्र राष्ट्रों के साथ युद्ध के समय उसके पास ये सेना होती तो उसकी पराजय असंभव थी। यही नहीं, रूस में नेपोलियन के पराजय से ऑस्ट्रिया, प्रशा आदि देशों को प्रोत्साहन मिला और उन्होंने उसके विरुद्ध संगठन बनाना शुरू कर दिया। और वह स्वयं भी कहा करता था कि स्पेन के फोड़े और रूसी अभियान ने मेरा सर्वनाश कर दिया है। तो ये सब कारण थे नेपोलियन के। इसका लास्ट कारण है फ्रांस की आर्थिक स्थिति का बिगड़ना। इसमें कोई संदेह नहीं कि नेपोलियन के आर्थिक सुधारों और विजित देशों से प्राप्त धन संपदा ने फ्रांस की आर्थिक स्थिति को काफ़ी सुधार दिया था, लेकिन लगातार युद्धों और महाद्वीपीय व्यवस्था ने फ्रांस की आर्थिक स्थिति को पुनः डगमगा दिया और मजबूर होकर के राजकीय कोष को पुनः ठीक करने के लिए सरकार को जनता पर अनेक कर लगाने पड़े, जिससे जन असंतोष में वृद्धि हुई और इसके परिणाम स्वरूप उनमें असंतोष और विद्रोह की भावना और बलवती होती चली गई। तो ये सब कारण थे फ्रांस में नेपोलियन के पतन के। लेकिन फिर भी नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस की क्रांति की अमूल्य देन था और उसने फ्रांस को बहुत कुछ दिया।